वर्ल्ड वॉर 2 की भारी तबाही के बाद जब ग्रेट ब्रिटेन की सुप्रीमेसी कमजोर पड़ जाती है तो दो शक्तियां उभर कर दुनिया के सामने आती है। ये थी यूएसए और यूएसएसआर। लोगों को अब ऐसा लग रहा था कि शायद अब दुनिया में शांति कायम होगी और युद्धों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये बात यूएसए और यूएसएसआर को रास नहीं आ रही थी। इन दोनों ही देशों को दुनिया पर राज करना था, हर देश को अपने इन्फ्लुएंस में करना था और इसी होड़ ने कोल्ड वॉर को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप के कई देश बर्बाद हो गए। अब दुनिया एक नए होड़ में लगी थी और वो था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़। जहां एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए दोनों ही अलायंसेस बनाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे लीडर्स इन दोनों में से किसी एक का हाथ पकड़कर खुद न्यूक्लियर पावर बनने के ख्वाब बुनने लगे। इसी कोल्ड वॉर के दौरान 1962 में हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की एज पर लाकर खड़ा कर दिया था। अक्टूबर 1962 को यूएस नेवी वॉरशिप को कैरेबियन सी में सोवियत यूनियन की सबमरीन का पता चलता है, जो कि क्यूबा को सपोर्ट करने वहां पहुंचती है। इन सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। इसी दिन अमेरिकन नेवी वॉरशिप यूएसएसआर की B-59 सबमरीन को लोकेट करती है और उस पर सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस से अटैक करना शुरू कर देती है। इससे सबमरीन का मॉस्को से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है और रेडियो सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। कमांडर को लगता है कि वो अंडर अटैक है। इन ऑफिसर्स को ये ऑर्डर था कि अगर किसी भी स्थिति में कनेक्शन मॉस्को से टूट जाए तो वो तुरंत मौके की गंभीरता भांपते हुए मिसाइल्स छोड़ सकते हैं। इतनी टेंस कंडीशन में वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने का मन बना लेते हैं और यही वह ऐतिहासिक मोमेंट होता है जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के सबसे करीब होती है। उनका बस एक एक्शन अमेरिका को नक्शे से मिटा सकता है। दुनिया की नजरें वॉर से जुड़ी हर बुलेटिन पर होती है और लोग इसी डर में होते हैं कि शायद सिर्फ एक बटन के पुश से ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता है। इतिहास के इस खौफनाक टाइम को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या होता है कि सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ लड़ने वाले ये दो देश आखिर क्यों और कैसे एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर में शामिल हो जाते हैं? इस सब का क्यूबा से क्या लेना देना होता है और इस वॉर के आखिर में क्या होता है? You may not appreciate how close the world came to nuclear war in 1962. In the American history, we present Cuban Missile Crisis as the clash of the superpowers and changing balance of power. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. As expected, the American embassy in London was the target of two factions protesting against the president's blockade of the approaches to Cuba. Meanwhile, the naval blockade against Russian and satellite ships nearing Cuba was put into effect. Might be one of armed conflict between Soviet vessels and American warships on the sea lanes leading to Cuba. A quarantine to prevent the delivery to Cuba of any further offensive military equipment from the Soviet Union. इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 के बाद से। एलाइड पावर्स के रूप में एक साथ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने वाले सोवियत यूनियन और यूएसए को जीत तो मिल जाती है, लेकिन वॉर से छुटकारा केवल बाकी नेशंस को ही मिल पाता है, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सुपर पावर बनने की एक और वॉर छिड़ जाती है जो करीब 45 ईयर्स तक चलती है। इस बीच दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन विचारधारा से लेकर स्पेस साइंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल फील्ड में एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते। 1945 से शुरू हुई ये कोल्ड वॉर अगले 45 सालों तक चलती है। इस टाइम पीरियड में वैसे तो कई ऐसे मौके आते हैं जब ये दोनों देश अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं और एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देने में भी पीछे नहीं रहते। इस गर्मा गर्मी की एक्सट्रीमिटी 1962 में दुनिया के सामने आती है, जब क्यूबा देश की समस्या की आड़ में दो महान शक्तियां पावर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है और इसी खींचातान में ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस
खतरे में पड़ जाता है। 1960 आते आते दोनों ही नेशंस इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये आर्म्स, वेपन्स और न्यूक्लियर पावर की ताकत से एक दूसरे को डोमिनेट करने के मौके की तलाश में रहते हैं और दोनों को ये मौका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शक्ल में मिलता है। 1962 में कोल्ड वॉर टेंशंस हाईएस्ट लेवल पर होती है। यूएसएसआर को अपनी ताकत के नीचे दबाने के लिए अमेरिका पहले ही उनके खिलाफ इटली और टर्की में जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर देता है और इसके साथ वह अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने में भी कामयाब हो जाता है। इसके जवाब में निकिता क्रूशेव पावर सुपीरियरिटी में यूएसएसआर को ऊपर रखने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका ये सपना 1959 में तब सच होता है जब अमेरिका से 90 मील दूर क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी फिडेल कैस्ट्रो पावर में आ जाते हैं। अपने ही पड़ोस में कम्युनिस्ट सरकार के बनने से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगता है। अब तक जो क्यूबा अमेरिका के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं था और जिसकी इकोनॉमी की कमान अमेरिका के हाथ में थी, अब वही क्यूबा अमेरिका के हाथ से छूटता चला जाता है। क्यूबा में अमेरिका के सभी ओन्ड बैंक्स, शुगर मिल्स, फैक्ट्री और कसिनो को नेशनलाइज कर दिया जाता है। अमेरिका का साथ छोड़कर फिडेल कैस्ट्रो यूएसएसआर का दामन थाम लेते हैं। एक ही विचारधारा को मानने वाले ये दोनों देश पक्के साथी बन जाते हैं। फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका के बजाय यूएसएसआर से हाथ मिलाते हैं। 1961 में जॉन एफ कैनेडी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके ऊपर क्यूबन प्रॉब्लम को सुलझाने का एक बड़ा प्रेशर होता है। इसीलिए अप्रैल 1961 में वो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को मंजूरी देते हैं। 1400 CIA ट्रेंड क्यूबन एग्जाइल्स फिडेल कैस्ट्रो की सरकार गिराने के मकसद से क्यूबा में घुसते हैं, लेकिन ये मिशन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। 3 दिन के अंदर ही ये जंग फिडेल कैस्ट्रो जीत जाते हैं और जॉन एफ कैनेडी की प्रेसिडेंसी के लिए बे ऑफ पिग्स इन्वेजन एक काला धब्बा बनकर रह जाता है। क्यूबा की जीत यूएसएसआर के लिए भी जरूरी होती है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक एलाइड देश मिलने के साथ कैस्ट्रो निकिता क्रूशेव के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिससे पहले अमेरिका क्यूबा पर दोबारा हमला करे, उससे पहले ही निकिता क्रूशेव क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने का फैसला करते हैं। अगर सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से गया तो वो खुद हवाना आने का सोचते हैं ताकि क्यूबा के साथ फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट अनाउंस कर सके और वो अमेरिका के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म कर सके। 1962 में मिसाइल की डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट सीक्रेट रखते हुए यूएस इंटेलिजेंस की नाक के नीचे से इस ग्रेट मिसाइल गैम्बल को खेलने में सोवियत यूनियन सक्सेसफुल रहता है। उसकी नजर में वो अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अब अमेरिका समझ सकता था कि पड़ोसी देश से ही न्यूक्लियर मिसाइल्स खुद के देश की तरफ पॉइंटेड होने पर कैसा लगता है। क्यूबा यूएसए के साउथ ईस्ट हिस्से में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है। स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट होने के नाते 1898 में अमेरिका के समर्थन से इसे स्पेन से इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन इस आजादी का जश्न उनके हिस्से नहीं आ पाता। 1898 से 1902 तक क्यूबा पर यूएस मिलिट्री रूल चलता है। तब कहीं जाकर 1902 में क्यूबा ऑफिशियली आजाद हो जाता है। इस देश को रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के तौर पर रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन यूएसए का क्यूबा से मोह खत्म नहीं होता। आजादी के बाद भी ये देश अमेरिका के लिए एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रह जाता है। खुद क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका को क्यूबा की फॉरेन पॉलिसीज में कई अधिकार देता है और इसका फायदा अमेरिका खूब उठाता है। इन हालातों के बीच क्यूबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर तो फोकस करता है, लेकिन इनकी आजादी की उड़ान को धक्का तब लगता है जब 1934 में अमेरिका क्यूबा पर ट्रीटी ऑफ रिलेशन साइन कराकर कई रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इस ट्रीटी के तहत क्यूबा को अमेरिकन नेवल स्टेशन बनाने के लिए जमीन देनी पड़ती है। साथ ही अपनी जमीन पर यूएस के सभी मिलिट्री एक्शंस को मंजूरी देनी पड़ती है। अब अमेरिका के पास क्यूबन गवर्नमेंट में इंटरफेयर करने की पावर आ जाती है। इसके अलावा क्यूबा पर यह भी रेस्ट्रिक्शन होती है कि वह किसी भी फॉरेन पावर को अपने देश में नेवल बेस बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। एक बड़े संघर्ष के बाद भी क्यूबा केवल अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है। हालात बद से बदतर तब हो जाते हैं जब सत्ता की कमान फुलजेंसियो बतीस्ता के हाथ में आ जाती है और ये एक तानाशाह बनकर अपने ही देश को गुलामी की राह पर ले जाते हैं। इनके रिजीम में क्यूबा पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ जाता है कि वहां के 40% शुगर लैंड्स
प्राइवेट अमेरिकन कंपनीज के पास चले जाते हैं। कुछ यही हाल 90% प्रॉफिटेबल माइंस और 80% यूटिलिटीज का भी होता है। अपने पर्सनल गेन के लिए अमेरिका क्यूबा को न केवल इकोनॉमिकली बल्कि एग्रीकल्चरली, फाइनेंशियली और रिसोर्स लेवल पर भी खोखला कर देता है। देश के लगभग सभी कैटल रांचेस पर अमेरिका का कंट्रोल होता है। ऑयल इंडस्ट्री तक अमेरिका के हाथ की जागीर बन जाती है। क्यूबा के पास आजादी तो होती है, लेकिन गुलामी से आजादी पाना इनका सपना बनकर रह जाता है। क्यूबन लोग अपने ही देश में गरीबी, भूखमरी और कई तरह की बीमारियों से जूझने पर मजबूर हो जाते हैं। रोजगार ना होने से लोग ड्रग्स, गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन के जाल में फंसते चले जाते हैं। एक आम जनता के लिए हेल्थ फैसिलिटीज भी लग्जरी बन जाती है और करप्शन इस कदर बढ़ जाता है कि लोग रेवोल्यूशन पर उतर आते हैं। 1953 से शुरू हुई ये क्रांति साल 1959 तक चलती है और इस क्रांति से क्यूबन लोगों को अपना एक नया लीडर फिडेल कैस्ट्रो मिल जाता है, जो आगे चलकर राष्ट्रपति पद की कमान को संभालते हैं और नई सरकार बनाते हैं। कम्युनिज्म विचारधारा की तरफ झुकाव के चलते नई क्यूबन गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन से काफी सपोर्ट मिलता है। ये दोनों देश एलाइड कंट्रीज बन जाते हैं। साथ ही फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा पर अमेरिका के इन्फ्लुएंस को एक बड़ी चोट पहुंचाते हैं। वो अमेरिकन प्रॉपर्टीज को सीज करके उन्हें नेशनलाइज कर देते हैं। इससे ऑलमोस्ट अमेरिकन बिजनेस कंपनीज अब सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। शुगर मिल से लेकर ऑयल इंडस्ट्रीज, माइंस, रेलवे ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रीज भी क्यूबन गवर्नमेंट के हाथ आ जाती है। गुस्से से आग बबूला अमेरिका पहले ही क्यूबा से नाखुश होता है। ऊपर से सोवियत यूनियन से उनका बढ़ता याराना अमेरिका के लिए सरदर्द बन जाता है। दुश्मन देश सोवियत से क्यूबा की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका को इस कदर खलती है कि 1960 में अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहोवर क्यूबन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्यूबन रेफ्यूजीज के एक ग्रुप को CIA के अंडर ट्रेन करने के प्लान को भी अप्रूवल दे देते हैं। साथ ही वो क्यूबा के खिलाफ एम्बार्गो डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके तहत अमेरिका क्यूबा पर कई सैंक्शंस थोप देता है। दोनों देश के बीच ट्रेड और बिजनेस पर बैन लग जाता है। US में मौजूद सभी क्यूबन ओन्ड एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाता है। 1961 आते आते US क्यूबा से अपनी एम्बेसीज को बंद कर देता है। क्यूबन गवर्नमेंट से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ कर लेता है और क्यूबन गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना भी बंद कर देता है। सभी पैतरे अपनाने के बाद भी जब बात नहीं बनती तो अमेरिका क्यूबा पर अटैक करने से भी बाज नहीं आता। 1961 में जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का 35th प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है और इनके सत्ता में आते ही CIA से ट्रेंड 1400 क्यूबन एग्जाइल्स क्यूबा पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका काम फिडेल कैस्ट्रो की सरकार को गिराने का होता है, जिसके लिए ये क्यूबा के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे ऑफ पिग्स पर लैंड करते हैं। लेकिन वहां मौजूद लोकल फिशरमैन इन्हें पहचान लेते हैं और इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इससे क्यूबन मिलिट्री अलर्ट हो जाती है और रेबल्स पर अटैक कर देती है। रेबल्स को हारता देखकर अमेरिका अपने नाम को बचाने के लिए इन्वेजन से बैकआउट कर जाता है। फिडेल कैस्ट्रो इसका चार्ज अपने हाथों में ले लेते हैं और ये लड़ाई 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है। अमेरिका के इस फेल्ड मिशन को फेल्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन का नाम दिया जाता है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक बड़ा धब्बा बन जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी अमेरिका चुप नहीं बैठता। नवंबर 1961 में क्यूबा से कम्युनिस्ट सरकार को हटाने के लिए अमेरिका एक और प्लान बनाता है, जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन मॉन्गूज। इस ऑपरेशन के तहत क्यूबा में कई एक्सटेंसिव कैंपेन चलाए जाते हैं। एक पायरेट रेडियो स्टेशन को सेट करके एंटी कैस्ट्रो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। सिविलियंस पर टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की जाती है और अंडर कवर मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जाते हैं। CIA खुद कई बार फिडेल कैस्ट्रो को असैसिनेट करने की कोशिश करती है। ये पहले ऐसे लीडर होते हैं जिन्हें पूरे लाइफ टाइम में 634 असैसिन अटैक से गुजरना पड़ता है। कभी उनकी फेवरेट सिगार में जहर मिलाया जाता है तो कभी उनकी ड्रिंक में डेडली पिल्स मिलाई जाती है। इन सब के बावजूद अमेरिका की सभी साजिशें धरी की धरी रह जाती है। इसके बाद क्यूबा और सोवियत यूनियन की नजदीकियां और बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि 1962 में सोवियत यूनियन अपने एलाइड कंट्री की सुरक्षा के लिए क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर देता है। लेकिन ये खबर अमेरिका को जरा भी रास नहीं आती। इन्हें क्यूबा और सोवियत यूनियन की साठगांठ पर शक तो पहले से ही होता है,
लेकिन इनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब अपनी रूटीन सर्विलेंस के दौरान अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन क्यूबा आइलैंड पर सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैप्चर करता है। जिससे पहले ये खबर दुनिया के सामने आए, उससे पहले ही अमेरिकन प्रेसिडेंट एक सीक्रेट कमिटी एक्सकॉम को फॉर्म करते हैं और यहीं से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत हो जाती है। क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉलेशन होने के बाद अमेरिका को थ्रेट फील होने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वॉर की तैयारी नहीं की गई तो यूएसएसआर सब कुछ खत्म कर देगा। तब यूएसएसआर को जवाब देने के लिए ये अमेरिकन कमिटी कई प्लान्स डिस्कस करती है। हालांकि यूएस के सेक्रेटरी डिफेंस ये आइडिया भी प्रपोज करते हैं कि अमेरिका के पास सोवियत यूनियन से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, इसीलिए हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर एंड अपनी सुपर पावर को स्टैब्लिश करने के लिए कमिटी मेंबर बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स सजेस्ट करते हैं। कुछ मेंबर सजेस्ट करते हैं कि फिडेल कैस्ट्रो पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर उन्हें क्यूबा से मिसाइल हटाने के लिए प्रेशराइज किया जाना चाहिए, जबकि कुछ कमिटी मेंबर्स ये सजेशंस भी देते हैं कि हमें क्यूबा पर फुल इन्वेजन कर देना चाहिए। इसके अलावा कई मेंबर सजेस्ट करते हैं कि एयर स्ट्राइक से सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स को तबाह कर देना चाहिए। लेकिन जॉन एफ कैनेडी इस फैसले पर पहुंचते हैं कि सोवियत यूनियन को रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेड ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके प्लान के तहत क्यूबा के आसपास सी को यूएस नेवी शिप से ब्लॉक कर देता है और दोनों देशों के बीच वेपन्स के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। 22 अक्टूबर 1962 जॉन एफ कैनेडी टीवी पर आते हैं और अमेरिकन पब्लिक को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पाई गई है, जिसके जवाब में अमेरिका ने नेवल क्वारंटीन का सहारा लिया है। यहाँ ब्लॉकेड की जगह अमेरिकन प्रेसिडेंट चालाकी से क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड करना भी एक्ट ऑफ वॉर का हिस्सा होता है। इसीलिए अमेरिका खुद वॉर की शुरुआत नहीं करता, लेकिन क्वारंटीन डिक्लेरेशन के साथ ही ये देश जंग की तैयारी में जुट जाता है। अमेरिका की पूरी मिलिट्री पावर को वॉर के लिए रेडी रहने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेफकॉन 3 अलर्ट घोषित कर देते हैं। इसके तहत मिलिट्री को 5 लेवल पर वॉर के लिए तैयार रहने के ऑर्डर्स मिलते हैं, जिसमें लेवल 1 का मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ अलर्टनेस समझा जाता है, मगर अमेरिका में डेफकॉन लेवल अलर्ट 3 पर सेट होता है, जिसे 23 अक्टूबर को स्ट्रेटेजिक एयर कमांड और एयर डिफेंस कमांडर्स मिलकर डेफकॉन अलर्ट 2 पर अलर्ट कर देते हैं। अब दुनिया की नजरें अमेरिका पर होती है, क्योंकि डेफकॉन 2 से जाहिर हो जाता है कि अमेरिका वॉर करना चाहता है और वो सोवियत यूनियन पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा है। अगले दिन सोवियत यूनियन के लीडर निकिटा क्रुश्चेव अमेरिका के एक्शंस पर रिएक्ट करते हुए ये साफ कर देते हैं कि इस तरह नेवल ब्लॉकेड करना एक्ट ऑफ अग्रेशन है और इससे सोवियत यूनियन अपनी नेवल शिप्स विड्रॉ नहीं करने वाला। शिप्स अपनी तय डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेंगी और होता भी ऐसा ही है। जैसे जैसे नेवल शिप्स कैरेबियन सी में यूएस नेवी शिप्स के करीब पहुंचती है, दुनिया की सांसें थम जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है और दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को CIA को पता चलता है कि क्यूबा में सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स अब ऑपरेशनल हो चुकी है, यानी कल तक अमेरिका के कंट्रोल में रहने वाला क्यूबा अब उन्हें ही आंख दिखाने पर उतारू हो जाता है। गुस्से में जॉन एफ कैनेडी नेशन सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम NSAM 199 को इशू करते हैं, जिससे अमेरिकन न्यूक्लियर हथियारों को लोड कर स्ट्राइक के लिए तैयार कर दिया जाता है। 26 अक्टूबर को अमेरिका डिसाइड कर लेता है कि वह क्यूबा देश को इन्वेड करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि क्रैश प्रोग्राम की तैयारी की जाए। इन्वेजन की खबर जब फिडेल कैस्ट्रो को मिलती है तो वो सोवियत लीडर निकिटा क्रुश्चेव को लेटर लिखकर बताते हैं कि अमेरिका अगले 24 से 72 घंटों के अंदर क्यूबा पर अटैक कर सकता है। ये हमले 2 तरह से हो सकते हैं। पहला तो वो लिमिटेड एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और दूसरा क्यूबा पर फुल स्केल इन्वेजन भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्यूबा को बचाने के लिए पहले ही न्यूक्लियर स्ट्राइक कर लेनी चाहिए, यानी सोवियत यूनियन और क्यूबा को पहले ही अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। इसके साथ ही क्यूबन मिलिट्री को भी हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है। उन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अगर कोई भी अमेरिकन प्लेन क्यूबन टेरिटरी में दिखाई दे तो उसे शूट डाउन कर दिया जाए। जंग की गर्मा गर्मी के बीच जहां मिलिट्री वॉर के लिए तैयार होती है, वहीं निकिटा क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स भी जारी रहती है।
निकिटा यूएस प्रेसिडेंट को अपना पहला लेटर भेजते हैं और उनके सामने ये ऑर्डर रखते हैं कि अगर नेवल ब्लॉकेड हटा दिए जाए और अमेरिका ये प्रॉमिस करे कि वो कभी भी क्यूबा को इन्वेड नहीं करेगा तो सोवियत यूनियन क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल्स लिफ्ट कर लेगा। साथ ही फिडेल कैस्ट्रो भी क्यूबा में किसी तरह का ऑफेंसिव वेपन नहीं रखेंगे। अक्टूबर 27 को हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और दोनों देश न्यूक्लियर वॉर से केवल एक स्टेप ही दूर रहते हैं। इस दिन को इतिहास में ब्लैक सैटरडे कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि अमेरिकन रिस्पॉन्स से पहले ही निकिटा क्रुश्चेव का एक और लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलता है, जिसमें वो फोर्थ डिमांड करते हैं कि यूएसए को सोवियत यूनियन के पड़ोसी देश यानी टर्की और इटली से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हटानी होंगी, जो उन्होंने ठीक सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स पर प्लेस कर रखी है। क्यूबा में लगी न्यूक्लियर मिसाइल्स तो फिर भी अमेरिका से 90 मील्स की दूरी पर थी। ये ऑफर निकिटा क्रुश्चेव की तरफ से 2 बार दिया जाता है, लेकिन सुबह 11 बजे सिचुएशन हाथ से तब निकल जाती है जब एक अमेरिका U-2 स्पाई प्लेन क्यूबन एयर स्पेस में घुस जाता है। क्यूबन मिलिट्री इस प्लेन को शॉट डाउन करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती और इसका नतीजा ये निकलता है कि प्लेन में बैठे अमेरिकन पायलट रुडोल्फ एंडरसन की मौत हो जाती है। एक्सकॉम मान लेती है कि ये ऑर्डर सोवियत यूनियन की तरफ से आया है और वो जंग की शुरुआत कर चुके हैं। इसीलिए एक यूएस नेवी वॉरशिप सोवियत यूनियन के B-59 सबमरीन पर अटैक कर देती है। जब शिप पर हमला होता है तब अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल्ड है। अटैक की सिचुएशन में शिप अपना कम्युनिकेशन लॉस्ट कर जाता है और कैप्टन वैलेंटीन सवित्स्की अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों देशों में वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में 2 ऑफिसर्स न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए अपना अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन थर्ड कमांडर वसीली आर्खिपोव समझदारी से काम लेते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ होने के नाते वो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की इजाजत नहीं देते। वो कमांडर्स को कन्विंस करते हैं कि इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन यूज करने से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। वसीली आर्खिपोव की यही समझदारी एक बड़ी घटना को होने से टाल देती है। एक अमेरिकन पायलट की जान जाने से यूएस में तहलका मच जाता है। जनता सरकार से एक सीरियस मिलिट्री एक्शन की डिमांड करती है और जॉन एफ कैनेडी पर मीडिया प्रेशर भी बिल्डअप होने लगता है। इतनी टफ सिचुएशंस में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉर के ऑप्शन को नहीं चूज करते और नेगोशिएशंस के लिए ओपन रहते हैं। जॉन एफ कैनेडी सोवियत की टर्की और इटली से न्यूक्लियर मिसाइल्स विड्रॉ करने की डिमांड को जायज मानते हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते वह किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए राजी नहीं होते। दोनों देशों में नेगोशिएशंस जब किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचती तब लोगों को लगता है कि इस समस्या का सॉल्यूशन केवल जंग से ही निकल सकता है। लोगों में वॉर को लेकर डर का माहौल होता है। इस बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट के भाई रॉबर्ट कैनेडी और रशियन एम्बेसडर अनाटोली डोब्रिनिन के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें यह सॉल्यूशन निकल कर आता है कि सोवियत यूनियन की 4th डिमांड को मान लिया जाएगा, यानी अमेरिका टर्की और इटली से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स हटा लेगा, लेकिन ये काम सीक्रेसी से किया जाएगा। इस डिमांड को कभी भी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि अमेरिका ने सोवियत की टर्म्स को एक्सेप्ट किया है। इस नेगोशिएशन से असल इम्पैक्ट निकिटा क्रुश्चेव की इमेज पर पड़ सकता था। उन्हें अपनी 4 डिमांड्स को पब्लिकली विड्रॉ करना पड़ता है। हालांकि सीक्रेटली उनकी डिमांड पूरी कर दी जाती है, लेकिन निकिटा क्रुश्चेव की इमेज खराब हो जाती है। फिर भी वो उस कॉम्प्रोमाइज को हरी झंडी दे देते हैं। अमेरिकन पब्लिक को यहाँ लगता है कि सोवियत यूनियन उनके सामने झुक गया है और निकिटा क्रुश्चेव एक लूजिंग लीडर है, लेकिन रियलिटी में वो एक ऐसे हीरो बनकर उभरते हैं जो अपनी इमेज को पीछे छोड़कर दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाते हैं। 28 अक्टूबर को सोवियत लीडर पब्लिकली क्यूबा से अपनी मिसाइल विड्रू करने के फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेडियो मॉस्को पर उनके मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें वो साफ कहते नजर आते हैं कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए अब सोवियत यूनियन क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स विड्रॉ करने के लिए रेडी है। इसी के साथ अमेरिका वादा करता है कि अब वह कभी भी क्यूबा देश पर अटैक नहीं करेगा। साथ ही नेवल ब्लॉकेड को भी हटा दिया जाता है और अमेरिका सीक्रेटली टर्की और इटली से न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी रिमूव कर लेता है।
लंबे समय तक ये सीक्रेट रिवील नहीं होता, लेकिन 25 साल बाद इस नेगोशिएशन को पब्लिकली रिवील किया जाता है। फ्यूचर में इस तरह की न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए भी 1963 में दोनों देश लिमिटेड न्यूक्लियर बैन ट्रीटी पर साइन करते हैं। दोनों देशों के बीच वॉर तो खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों को गवर्नमेंट का ये फैसला बेहद ही बकवास लगता है। दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाने के बदले सोवियत लीडर को पब्लिक का एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। लोग उन्हें एज अ फेल्ड लीडर देखते हैं। ये मान लिया जाता है कि उनकी वजह से सोवियत यूनियन ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। इसका नतीजा ये होता है कि 2 साल बाद निकिटा क्रुश्चेव की सरकार को गिरा दिया जाता है। जॉन एफ कैनेडी का अंत भी काफी बुरा होता है, क्योंकि पब्लिक अमेरिकन प्रेसिडेंट के फैसले से इतनी खफा हो जाती है कि 1 साल बाद ही उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। पीस की चाहत रखने वाले क्यूबा क्राइसिस के दोनों हीरो को एंड में लोगों की नफरत का शिकार होना पड़ता है। लेकिन ये झुटलाया नहीं जा सकता कि इन दोनों लीडर्स की समझदारी के चलते ही दुनिया एक बड़े क्राइसिस से बच जाती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।